दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। एंड अगर आप बीएचयू के एस्पिरेंट है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बीएचयू में जो है अप्रोक्स जो है 25 क्वेश्चन एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही आपको पूछे जाते हैं। एंड ये आपके लिए गोल्डन चांस है। यहाँ पे वन शॉट में जो है मैं सारी चीज़ें जो है आपके लिए इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। एंड उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बिकॉज इस वीडियो में जो है हम बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। किस किस तरीके से जो है आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, सारे डाउट्स जो है आपको इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम यहाँ बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में फॉर केटायंस। आपने क्लास 12 में जो है कभी ना कभी ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकल में की ही होगी। एंड इसके ऊपर में जो है आपको क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पे ट्रिक्स की बात करेंगे। तो ग्रुप 1 जो है टोटल जो है ग्रुप 6 ग्रुप होते हैं। ओके, तो ग्रुप 1 यहाँ पे सबसे पहला होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट HCl। एंड इसके जो केटायंस होते हैं ये आपका Ag2+, Pb2+ एंड Hg2+ हमारा यहाँ पे होता है। एंड इसके लिए जो है आप याद करने के लिए ट्रिक क्या है, देखो सिंपली एक लाइन याद रखना। ग्रुप 1 के केटायंस के लिए ये होता है आज प्रभु होंगे। क्या होते हैं? आज प्रभु होंगे। तो आज मतलब Ag+ एंड प्रभु मतलब Pb2+ एंड होंगे मतलब जो है Hg2+ होता है। एंड यहाँ पे जो आप ग्रुप रिएजेंट जो आप यूज़ करते हो उसमें यूज करते हो डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे क्या होता है मेनली जो डाइल्यूट HCl के साथ में Ag+ Pb+2 एंड Hg+2 जो है रिएक्शन करने के बाद में Hg2Cl2 एंड PbCl2 एंड यहाँ पे AgCl का जो है वाइट प्रिसिपिटेट जो है आपका यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी अगर आपको एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि डाइल्यूट HCl जो है किसे यहाँ पे वाइट PPT में कन्वर्ट नहीं करेगा या फिर करेगा, तो आप यहाँ पे केटायंस देख के जो है आप पहचान जाओगे कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। एंड यहाँ पे यहाँ पे देखो नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे आप यूज़ करते हो ग्रुप रिएजेंट में डाइल्यूट HCl एंड H2S। एंड यहाँ पे जो केटायंस यूज़ करते हो मेटल्स आयंस, इसमें देखो Cd2+ एंड Sn2+ एंड Pb2+ Hg2+, बिस्मथ 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे आर्सेनिक 3 पॉजिटिव एंड Sn जो है 4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो Sn2 एंड Sn4 जो है दोनों चीज़ें हैं। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? CD। ओके, CD सुन प्रभु हो गए। ओके, हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार। देखो CD मतलब CD एंड सुन मतलब SN, प्रभु मतलब PB, हो मतलब जो है Hg2+, गए मतलब जो है गए से कुछ नहीं, ओके, बीमार से बिस्मत हो गया, कुछ यानी कॉपर, ऐसा, ओके, ऐसा मतलब आर्सेनिक, सुना यानी Sn एंड यहाँ पे 4 टाइम्स यानी 4 टाइम्स मतलब 4 पॉजिटिव, Sn2+ एंड Sn4 पॉजिटिव। तो ये लाइन आप याद रखना। CD सुन प्रभु हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार। इसे याद रख लोगे तो आपका ये हो जाएगा। अब देखो क्या होता है डाइल्यूट HCl एंड H2S के साथ रिएक्शन करने के बाद में ये CDS, देन उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे SNS एंड इस तरीके से जो है आपके सल्फाइड का जो है फॉर्मेशन कर देते हैं। एंड इसमें अगर आप चेक करोगे तो सारे के जो है आपको यहाँ पे कलर यहाँ पे शो किए गए हैं। ओके ओके, सबसे पहले देखो ये दोनों जो है आपके ब्लू होते हैं एंड ये आपके ब्राउन होते हैं। एंड ये जो है AS2O3 जो है ये भी जो है Bi2S3 जो है आपका ये भी जो है ब्लैक कलर के होते हैं। एंड उसके बाद में AS2O3 जो है आपका येलो कलर एंड Sn जो है S2 जो है आपका येलो कलर का होता है एंड ये जो है आपका ब्लैक कलर का होता है। ओके, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखना कौन कौन सा जो आपका ब्लैक होता है एंड कौन कौन सा क्या होता है। तो ये कलर इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि इनमें से जो है कौन सा डाइल्यूट HCl एंड H2S के साथ में जो है प्रेसिपिटेट जो है शो कर सकता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट या फिर जो भी चीज़ है। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है NH4OH एंड जो है NH4Cl के बारे में अगर आप बात करोगे तो देखो इसका जो थर्ड होता है आपका Fe3+ केटायन एंड Al3+ केटायंस होते हैं। एंड इसमें जो आप यहाँ पे याद करेंगे ट्रिक है ऑल फीमेल क्राइंग, यानी देखो तीनों जो है +3 ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ऑल मतलब एल्युमिनियम एंड Fe फीमेल मतलब Fe एंड क्राइंग मतलब क्रोमियम। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। एंड यहाँ पे मेनली जो है ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, यानी यहाँ पे एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है कि इसके साथ में जो कौन ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो आपका मेनली ये सभी ऑक्साइड्स फॉर्मेशन होते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है NH4OH NH4Cl एंड यहाँ पे H2S दिया हुआ है, ये आपका है ग्रुप 4 का। एंड इसमें देखो क्या है जिंक मैग्नीज कोबाल्ट निकेल। तो देखो यहाँ पे इसे याद रखने ट्रिक है जिंदगी में कोई नहीं, जिंदगी मतलब जिंक एंड में मतलब Mn एंड कोई मतलब यहाँ पे जो है कोबाल्ट एंड निकेल यहाँ पे हो गया नहीं मतलब निकेल। एंड यहाँ पे सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है जिसमें जो है जिंक एंड जो है Mn वाला जो है वाइट होता है एंड कोबाल्ट एंड निकल वाला जो होता है आपका ब्लैक होता है। तो ये चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड ग्रुप 5 का यहाँ पे क्या है NH4Cl एंड यहाँ पे NH4OH एंड NH4 होल 2 CO3 एंड यहाँ पे जो है SR2+ एंड यहाँ पे जो है
यहाँ पे कैल्शियम जो है 2 पॉजिटिव एंड Ba 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसे याद रख सकते हो सर की बारात। ओके, इसे याद रख सकते हो सर की बारात। इसमें मेनली जो है आपका कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ओके, SrCO3 CaCO3 एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे BaCO3 होता है। ओके, तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे ग्रुप 6 के बारे में अगर आप बात करोगे तो ग्रुप 6 में आप यूज़ करते हैं NH4 HPO4। ओके, एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे देखो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नो पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट आप ये भी कह सकते हो। एंड यहाँ पे देखो इसे आप यहाँ पे 0 कह सकते हो। ओके, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे देखो ये अलग चीज़ है। ओके, यहाँ जो ग्रुप 6 जो मैंने बताया यही चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे जो आप यूज़ करते हो ये सभी चीज़ें के लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हो। ओके, जो यहाँ पे कीटाणु दिए हुए ये आप इसके लिए यूज़ करते हो। एंड मेनली आपका फॉर्म होता है MgNH4PO4 एंड यहाँ पे NH3 जो कि वाइट यहाँ पे फ्यूम होता है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। एंड 0 के लिए कोई पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं होता, ये कहना चाह रहा था मैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट जो कि लसाइन टेस्ट है। एंड इसके ऊपर में जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखो मेनली आपने लसाइन टेस्ट जो है ग्रेजुएशन में किया होगा। देखो यहाँ पे सोडियम एंड यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन जो होता है वो मेनली आपका फॉर्म करता है सोडियम साइनाइड, जिसमें जो है सोडियम यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन एंड साइनाइड जो है। ओके, कार्बन एंड नाइट्रोजन फॉर्म जो है आपका साइनाइड फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है मेनली जब आप सोडियम को जो है एक्स के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे सोडियम हाइलाइड फॉर्म करेगा जो कि एक्स हाइलाइड है। एंड 2Na को सल्फर के साथ करोगे तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्म से करेगा। एंड Na को CN एंड S के साथ करोगे तो सोडियम थायोसाइनेट का जो है फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे आप जब एक्सट्रैक्ट तैयार कर लेते हो तो यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट को जब आप जो है FeSO4 सॉल्यूशन साथ दोगे एंड उसके बाद FeCl3 दोगे तो यहाँ पे मेनली जो है आपका कम्प्लेक्स फॉर्म होता है। एंड ये कम्प्लेक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फेरी फेरोसाइनाइड इसे बोलते हैं, जिसका नाम जो है प्रूशियन ब्लू है। तो एग्जामिनर आपको ये पूछता है कि आप जब लसाइन टेस्ट करते हो तो एक प्रूशियन ब्लू कलर का जो है आपका कम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसका नेम क्या है? तो फेरी फेरोसाइनाइड, या फिर इसे आप कह सकते हो इसका स्ट्रक्चर आपको पूछा जा सकता है। एंड बिफोर जो क्या होता है ना FeCl3 इट फॉर्म्स, जब तक आप इसे FeCl3 नहीं दोगे उससे पहले ये आपका सोडियम फेरोसाइनाइड का जो है फॉर्मेशन करता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना, बिफोर जब आप FeCl3 ऐड नहीं करते तो ये फॉर्म होता है। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो सल्फर के केस में क्या होता है यहाँ पे। ओके, सल्फर का केस में क्या होता है, देखो Na2S जो दिया हुआ होता है एंड Na2FeCN5 NO दिया हुआ है, तो ये आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है। इसे आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कह सकते हो। अब देखो इसे जब आप यहाँ पे ट्रीट करोगे Na2S के साथ में तो ये आपका यहाँ पे सोडियम यहाँ पे सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड का जो है फॉर्मेशन करेगा। एंड यहाँ पे देखो इसका कलर जो होता है वॉयलेट होता है। तो ये कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे याद रखना। अब देखो हम बात करने वाले हैं कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। अब हम कुछ टाइट्रेशन में एंटर करेंगे तो यहाँ पे EDTA टाइट्रेशन के बारे में जो हम बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। रिएक्शन इन्वॉल्विंग जो है कम्प्लेक्स आयन और अनडेसोसिएटेड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन फॉल अंडर दिस क्लास। मतलब कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, अनडेसोसिएटेड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड यहाँ पे जो है आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग कम्प्लेक्स आयन जो फॉर्म करते हैं वो सभी इसके अंडर में आता है, जिसे हम EDTA कहते हैं, यहाँ पे टाइट्रेशन कहते हैं या फिर कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे कम्प्लेक्स जो होता है शुड नॉट भी ज़्यादा मतलब जो है एक्सट्रीमली सोल्यूट नहीं होना चाहिए। एंड द कम्प्लेक्स ऑफ मेटल विथ EDTA फॉल इन दिस कैटेगरी। कौन कौन से कम्प्लेक्स यहाँ पे स्टेबल फॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले कॉपर होता है, जिंक होता है एंड यहाँ पे कैल्शियम जो होता है 2 पॉजिटिव होता है। एंड यहाँ पे इथिलीन डायमिनिंग जो होता है इथिलीन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड जो कि EDTA का फुल फॉर्म होता है। एंड इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका कुछ इस तरीके से होता है। एंड ये जो होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। एंड EDTA के ऊपर में जो है आपको लगातार बार बार कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो मेटल जो आप यूज़ करोगे Mg2 पॉजिटिव एंड कैल्शियम कॉपर 2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव नोट कैल्शियम, तो यहाँ पे जो आप फॉर्म करोगे तो आपका कम्प्लेक्स जो कुछ इस तरीके से फॉर्म करता है। एंड एग्जामिनर आपको ये भी पूछता है कि ये आपको ऑप्टिकल यहाँ पे जो है इनएक्टिव होगा या फिर एक्टिव होगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ये बात को आप ध्यान देना। स्ट्रक्चर आप देख लो यहाँ पे, बस याद रख लेना स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नहीं करना। ओके, अब प्रिंसिपल क्या होता है ना, कम्प्लेक्स होता है लेस स्टेबल होना चाहिए एंड सोल्यूबल होना चाहिए, जो कि EDTA के साथ में यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, टू फाइंड हार्डनेस ऑफ वाटर दैट इज अमाउंट ऑफ Mg2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब हार्डनेस के बारे में जो है ये मेनली यूज़ किया जाता है। चूजिंग अ सुइटेबल कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक जो है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यहाँ पे। एंड उसके बाद में यहाँ पे क्या लिया हुआ है, सुइटेबल मेथड फॉर डिटेक्टिंग द एंड पॉइंट। एंड यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशन होता है इसके लिए जो होता है आपका रूम टेम्परेचर होता है। तो इन चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो एंड पॉइंट में आपको याद रखना है कि इंडिकेटर जो होता है ना नेवर शो कलर ऑन इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब जो इंडिकेटर होता है इक्विवेलेंस पॉइंट पे कलर नहीं दिखाता है, दे शो कलर ऑन द एंड। मतलब जो एंड हो जाता है ना उसके बाद में ही ये
आपका जो है कलर शो करता है, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में जो है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे M2 पॉजिटिव जब हमने लिया है एंड H2Y2 माइनस जब आप लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे MY2 माइनस का फॉर्मेशन कर देगा। जब आप जो है M2 प्लस लोगे तो यहाँ पे 2H प्लस का फॉर्मेशन करेगा। एंड जब आप M3 प्लस लोगे ना, तो यहाँ पे देखो My तो होगा, My2 यहाँ पे जो है माइनस का ही फॉर्मेशन कर देगा इस केसेस में भी। एंड यहाँ पे देखो इस केस में जब आप M4 लोगे तो यहाँ पे भी जो आपका ये कम्प्लेक्स का जो है फॉर्मेशन करेगा। तो इन चीज़ों को, इस रिएक्शन को याद रखना, एग्जाम से आपको जो है इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। एंड यहाँ पे देखो क्या है, नेक्स्ट आपका है ये पीएच वर्सेस जो है वॉल्यूम ऑफ जो है टाइट्रेंट EDTA के ऊपर में जो है आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें जो है आपका ये पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। एंड यहाँ पे जो है एक्सेस ऑफ कैल्शियम एंड Mg2 प्लस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे जो है आपका इस जो पॉइंट 2 दिया हुआ है, यहाँ पे कम्प्लेक्स ऑफ Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो होता है एंड टाइट्रेशन जो इस तरीके से आप किया जाता है, यहाँ पे आपको मिल दिया हुआ है। एंड इस चीज़ को आप ध्यान देना, इस ग्राफ को। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं EDTA कौन सा चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। ओके, तो वो जो ग्राफ बनाया ना वो पीएच डिपेंडेंट कर्व था। एंड यहाँ पे चेंजेस विद जो है पीएच चेंज होता है। इंडिकेटर यहाँ पे देखो, इंडिकेटर क्या होता है, यहाँ पे EBT यूज़ करते हैं, इरिक्रोम ब्लैक टी। एंड एग्जामिनर जो है कभी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम इरिक्रोम ब्लैक टी के अलावा जो है कुछ और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेनली जो आंसर की में जो दिया हुआ था उसमें ये कहा गया कि आप जो है EBT के अलावा जो है फिनोप्थेलिन भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास में वो अवेलेबल नहीं है तो उसके बदले में जो है आप फिनोप्थेलिन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब जो हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमेट्री के बारे में। तो पोटेंशियोमेट्री में जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। एंड ये ग्राफ्स मैं आपको कहूँगा कि याद ही रखना, बिकॉज आपको जो यहाँ पे पूछे जाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम टाइट्रेंट यूज़ कर रहे हैं NaOH इन ब्यूरेट एंड कर्व बिटवीन पीएच एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH, यानी पीएच एंड NaOH के बीच में हम यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ई भी लिखा हो सकता है एंड या फिर पीएच भी लिखा हुआ हो सकता है। एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH के साथ जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इसका इस तरीके से आता है, ये चीज़ को आप ध्यान देना। एंड ये पॉइंट जो है एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेंट, ओके, टाइट्रेशन होता है। तो यहाँ पे एग्जामिनर जो है आपको एंड पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पॉइंट पे जो है एंड पॉइंट होगा, इसे याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव ग्राफ बनाओगे, यानी डेल्टा E बाय डेल्टा V या फिर PH बाय डेल्टा V रहेगा इस यहाँ पे Y एक्सिस पे, एंड वॉल्यूम टाइट्रेंट लोगे तो ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे जो है शार्प पीक देता है। एंड डोनेट्स जो है यहाँ पे क्या है, एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेंट है, ये आपका एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेंट होता है। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एंड पॉइंट जो है हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, टाइट्रेंट को यूजिंग करना स्टॉप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो सेकेंड डेरिवेटिव जो ग्राफ होता है, यानी डेल्टा 2E बाय यहाँ पे डेल्टा V स्क्वायर, यानी इसे सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे जो है ग्राफ भी कहा जाता है। इसका ग्राफ मेनली जो है कुछ इस तरीके से होता है। ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होता है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। एंड ये जो पॉइंट होता है ये आपका एंड पॉइंट होता है, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो एंटी लॉग का ग्राफ क्या होता है, तो एंटी लॉग का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होता है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ होता है, ये ग्राफ को आप ध्यान देना। एंड पॉइंट जो है आपका यहाँ पे इस तरीके से होता है। ओके, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना, बिकॉज यहाँ पे ये ग्राफ के ऊपर में आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या हम बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। एंड इस कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के ऊपर में जो है आपको एग्जामिनर जो है लगातार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एंड यहाँ पे जो है स्टूडेंट यहाँ पे बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस को कर लेंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको मैं ये कहूँगा कि आप ग्राफ याद कर लो किस तरीके से जो है ग्राफ है। मेनली आपको 2 ही ग्राफ इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपको सारे तरीके से ग्राफ बताऊंगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। देखो शार्पली डिक्रीज शार्पली इंक्रीज होता है, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होता है। एंड ये पॉइंट होता है ना, ये वाला जो शार्प, ये इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। तो एग्जामिनर जो है इक्विवेलेंस पॉइंट का जो है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एग्जामिनर में पूछ सकता है। अब देखो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो देखो यहाँ पे जब वीक एसिड चलाता है तो इस तरीके से जो है डिक्रीज करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो वीक एसिड होता है ना CH3COH, उसका जो है H+ कंसंट्रेशन जब आप NaOH डालोगे तो वो डिक्रीज कर रहा होता है। एंड उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो है आपका जब CH3COH को जब आप NaOH के साथ जो रिएक्शन कराओगे तो ये आपका फॉर्म करेगा CH3COONA का फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो सोल्ट फॉर्मेशन होता है वो सोल्ट जो है आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक ग्राफ जो है आपका इंक्रीजिंग जो इस तरीके से पीक देता है। एंड इसके बाद में क्या होता है, जब आप NaOH जो है आप कंप्लीटली डाल दोगे तो यहाँ पे देखो ये सभी चीज़ जब आप खत्म हो जाएंगे तो आपका जो है फिर से ग्राफ जो है इस तरीके से अपवर्ड चलाता है। तो मेनली मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि आप सिंपली याद रखना,
इस तरीके से जब आप वीक लोगे ना तो वीक में इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये ग्राफ को आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे दो इक्विवेलेंस पॉइंट होंगे, एक आपका ये होगा एंड एक आपका जो है ये इक्विवेलेंस पॉइंट होंगे, ये बात आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो एग्जामिनर जो आपको इसके ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछता है यहाँ पे, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ग्राफ याद रखना। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के बीच में देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब यहाँ पे शार्प डिक्रीज, एंड ऑलरेडी मैंने पढ़ा है बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इस तरीके से शार्प डिक्रीज, एंड उसके बाद में जो है वीक बेस लोगे तो यहाँ पे जो है वीक बेस होने के कारण जो शार्पली इंक्रीज नहीं होगा, जब स्ट्रॉन्ग होता है तो शार्पली इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे हल्का से इस तरीके से इंक्रीज होता है। एंड इस केस में जो आपका जो ग्राफ होता है यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है, ये वाला पॉइंट होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ टाइटेनेट के ऊपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका यहाँ पे ग्राफ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ओके यहाँ पे जो ग्राफ है वीक एसिड एंड जो है यहाँ पे वीक एसिड एंड वीक बेस के बीच में पूछा गया है। तो सबसे पहले वीक एसिड एंड वीक बेस के बीच में देखोगे तो सबसे पहले वीक एसिड तो इस तरीके से डिक्रीज किया एंड उसका सोल्ट आया एंड वीक बेस था, इसलिए ये ग्राफ ऐसा हो गया। ओके जस्ट वहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बेस था तो ऐसा था ग्राफ, लेकिन यहाँ पे वीक दे दिया तो हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से आ गया है। तो ये ग्राफ को आप ध्यान देना, एंड इसका इक्विवेलेंस पॉइंट जो है ये होता है। ओके इक्विवेलेंस पॉइंट ये होता है, एंड यहाँ पे यहाँ पे अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस पॉइंट इसका ये होता है। ओके ये बात को आप ध्यान देना, एग्जाम में पूछे तो इक्विवेलेंस पॉइंट ये बी वाला होता है। ओके अब देखो यहाँ पे अब हम मिक्सचर यूज करने वाले हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड एंड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में हम ग्राफ यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से आता है। ये ग्राफ मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली इस ग्राफ को याद रखना। ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे दो इक्विवेलेंस पॉइंट होते हैं, ये दोनों होते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंस CH3COH एंड यहाँ पे इक्विवेलेंस जो है HCl के लिए। ओके यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे पहले डिक्रीज करेगा एंड उसका सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, एंड यहाँ फिर से वीक एसिड जो है CH3COH का जो है यहाँ पे सॉल्ट, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का इस तरीके से इंक्रीज होता है। मतलब नॉर्मली मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे जो चीज़ है। ओके तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब देखो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ आयनिक प्रोडक्ट एंड KSP के बीच में जो है रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखो आयनिक प्रोडक्ट जब आपका ज़्यादा होता है, जैसे देखो AgCl होता है। ओके AgCl दिया हुआ होगा तो वो Ag प्लस Cl माइनस ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आप KSP निकालोगे एंड यहाँ पे KSP निकालो तो Ag प्लस ओके एंड इंटू Cl माइनस को जो है आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो KSP यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, एंड एग्जामिनर जो है आपको आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे दोनों के वैल्यूज जब आप कंपेयर करोगे तो देखो कंपेयर करो तो अगर आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है KSP से तो ये PPT फॉर्म करेगा। आपको एग्जामिनर पूछेगा PPT फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा या फिर कब करेगा, एंड आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP होगा तो यहाँ पे नो PPT, एंड आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पे जो है होगा प्रोडक्ट जो है इक्वल टू KSP होगा तो ये आपका यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्म करेगा, नॉट सुपर सैचुरेटेड। तो अब देखो हम यहाँ बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में। देखो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए जो है सबसे पहला ग्राफ जो है यहाँ पे देखो 3 ग्राफ होंगे, बस यहाँ पे ग्राफ देख लेना कैसे होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो है आप देखो यहाँ पे ग्राफ क्या होता है ना, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे देखो इस तरीके से ग्राफ आपका जाता है, एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट ग्राफ अगर आप चेक करोगे तो देखो नेक्स्ट ग्राफ हम यहाँ बात करने वाले हैं। ओके नेक्स्ट ग्राफ देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से आता है। देखो मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ सिंपली याद रखना, इसके ऊपर में जो है क्वेश्चंस कम पूछ जाते हैं, इसलिए मैं इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जब आप यहाँ पे जो है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो ना, तो यहाँ पे कौन सा आप इंडिकेटर यूज़ करते हो, तो देखो pH का रेंज होता है ना इसका 8 to 9 होता है, इसलिए आप यहाँ पे लेते हो फिनोप्थिलीन यूज्ड एज एन इंडिकेटर आप लेते हो। ओके यहाँ पे फिनोप्थिलीन आप इंडिकेटर लेते हो, इस चीज़ को आप ध्यान देना। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस जब आप लेते हो तो इस केस में इंडिकेटर कौन सा यूज़ करते हो, तो देखो मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हो, बिकॉज इसका pH जो होता है 3 to 4 होता है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का जो टाइट्रेशन करोगे तो जो आपका आएगा वैल्यू यहाँ पे वो आपका एसिडिक रीजन में आएगा, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना इन चीज़ों के ऊपर में। ओके तो ये चीज़ें आप ध्यान देना। ओके क्या क्या करना है, हमें कौन सा इंडिकेटर लेना है। अब देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो इंडिकेटर के बारे में, जब आप फिनोप्थिलीन लेते हो तो इसका pH रेंज होता है 8 to 10 होता है, मिथाइल ऑरेंज का जो है 3 to 4 होता है, एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू का जो है यहाँ पे होता है आपका 5 to जो है 6 और 7 होता है। ओके ये बात ध्यान देना, एंड मिथाइल रेड का होता है। ओके तो यहाँ पे मिथाइल रेड आप यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे मेनली इनका जो है मैंने यहाँ पे pH रेंज दिया हुआ है। ओके तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना, तो आप इससे जो है आप ये पता कर सकते हो कि आपका जो है कब कौन सा आप यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करने वाले हो। अब देखो रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर रेडॉक्स में क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस और आयन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन कंटिन्यूसली चेंजिंग। मतलब क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है सब्सटेंस का और आयन जो होता है इन्वॉल्व हुए होते हैं ना, उनका में जो है कंटिन्यूसली जो है चेंजिंग होता रहता है यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है। ओके
तो यहाँ पे क्या होता है ना, रेडॉक्स को जो हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे एंड इसी को जो हम रेडॉक्स यहाँ पे कहेंगे पोटेंशियल कहेंगे। मतलब जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन वगैरह चेंज होते रहेंगे उस केस में हम पोटेंशियल को जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे एंड उन केसेस में जो हम यहाँ पे बात करेंगे क्या होता है, इसे हम रेडॉक्स पोटेंशियल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है बोथ हो रहा है। यहाँ पे देखो एक मैंने नर्स इक्वेशन लिया हुआ है। सबसे पहले देखो नर्स इक्वेशन क्या होता है, E1 इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई 1, यानी देखो Fe2 प्लस के लिख रहा हूँ इसलिए 1 लिखा हूँ बिकॉज यहाँ पे n की चेंजिंग की वैल्यू जो है 1 है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है Fe2 प्लस बाई Fe3 प्लस एंड E2 के लिए लोगे यहाँ पे सेरियम के लिए लोगे तो सेरियम 3 पॉजिटिव से जो है सेरियम 4 पॉजिटिव जा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज बाय रिड्यूस के फॉर्म में लिखो तो ये होता है। तो यहाँ पे देखो आप इस केसेस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो हम यहाँ बात करते हैं किस तरीके से जो हम ऐड करके जो हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मेनली पोटेंशियल होता है ना, E1 का जो होता है यहाँ पे इसका 0.75 होता है एंड इसका E2 का जो है 1.45 होता है। तो ये मेनली डेटा है, आपको इसे याद नहीं रखना है। लेकिन मैं यहाँ बात करने वाला हूँ किस तरीके से जो है आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो पोटेंशियल चेंज होता है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दिया हुआ था E जो आप ओवरऑल निकालोगे, ओके, जो आप ओवरऑल निकालोगे तो यहाँ पे क्या है देखो E इज इक्वल टू क्या होता है आपका ना, E इज इक्वल टू होता है 0.75 माइनस 0.0591 एंड यहाँ पे जो है आपका 90। ओके, यहाँ पे ऊपर जो भी 90 दिया हुआ है तो सबसे पहले आपने क्या किया 10 ml आपने ऐड किया। ओके, 10 ml जब आप ऐड करोगे तो आपका जो है वैल्यू आपका यहाँ पे आएगा एंड जब 50 जो है आप 50 ml सेरियम 4 पॉजिटिव जब आप ऐड करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा इतना। मैं बस एक डेटा बता रहा हूँ, ओके, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस डेटा बता रहा हूँ। जब 90 ml ऐड करोगे तो 0.81 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, ओके, यहाँ पे अगर आप ये देखोगे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है ई सेल इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ई नोट सेल के साथ में जो है लोग जो है माइनस में है। मतलब इस लोग की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा इस सेल का जो है आपका वैल्यू होगा। मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे ना उतना ही ई का जो वैल्यू है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना किस तरीके से हमें करना है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट के रिगार्डिंग। ओके, इक्विवेलेंस पॉइंट के रिगार्डिंग बताऊँ यहाँ पे अगर मैं, तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ होता है ना, यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो है जो भी आप पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे E इन वोल्ट जो है आपको दिया हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम अब जो है 0.1 बोल रहे, यहाँ पे सेरियम 4 पॉजिटिव यहाँ पे। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन आपको याद रखना क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट होता है आपका ये। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो मेनली इक्विवेलेंस पॉइंट निकालने का जो है एक फॉर्मुला होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड इसके ऊपर मैं आपको पोटेंशियोमेट्रिक के ऊपर में जो है क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखो यहाँ पे जो मेन जो होता है फॉर्मूला ये NE1, मतलब यहाँ पे देखो N1E1 होगा। ओके, N1E1 एंड N2E2 बाय N1 प्लस N2। मतलब देखो Fe जो है अगर मान लो Fe3 प्लस से जो है Fe2 प्लस से जो है अगर आपका Fe3 प्लस जा रहा है, ओके, एंड सेरियम जो है आप मान लो 4 प्लस से जो है सेरियम जो है 3 प्लस जा रहा है, तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज 1 हो गया यानी 1 इंटू जो है E1 नोट प्लस जो है यहाँ पे भी 1 चेंज हो रहा है यानी 1 इंटू E2 जो है नोट डिवाइडेड बाय जो है N1 प्लस N2 मतलब 1 प्लस 1 लिखोगे। अब मान लो तो यहाँ पे Fe4 पॉजिटिव होता नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अगर Fe2 पॉजिटिव से Fe4 पॉजिटिव जा रहा है तो इस केस में आप क्या लिखोगे, नहीं ऐसा नहीं करते, यहाँ पे इसी कर देते हैं, सेरियम 4 पॉजिटिव में जा सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सेरियम 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव जा रहा है तो इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज 2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसे हम 2 कर देंगे एंड 1 प्लस 2 कर देंगे एंड इस तरीके से जो आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ पे मेनली मैं आपको इलेक्ट्रॉन से जो है किस तरीके से डिपेंडेंस होता है उस चीज़ के ऊपर मैं यहाँ बताना चाहता था। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप सभी के लिए ग्राफ थे जो मैं आप सभी के साथ में जो है शेयर करना चाहता था एंड यहाँ पे ये मैक्सिमम पार्ट जो हमने इस वीडियो में कवर किया है एंड उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू जो है आपको कुछ हद तक हेल्प मिली होगी एंड इससे जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी जो है होने वाले हैं। आप जाके PYQ लगा सकते हो एंड PYQ करना, तो PYQ में जो आपके बहुत अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी थी। तो मिलते हैं इस तरह के वीडियो साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।